चलिए आज देखते हैं 16 महाजनपद और मगध का उद्भव। पिछला लेक्चर आपको याद होगा तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, फिर उसका पतन हो गया, फिर यहाँ से उत्तर वैदिक कह रहे हैं, वैदिक सभ्यता शुरू हुई। वैदिक सभ्यता में हमने देखा कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता तक ऋग्वैदिक सभ्यता तक जन था बना हुआ, जन से उत्तर वैदिक तक जनपद बन गया था। ठीक है, अब जनपद से हम कहा जा रहे हैं महाजनपद। महाजनपद का मतलब सिंपल सा है, बड़े बड़े राज्य, समझे, बड़े बड़े राज्य को उस समय महाजन बोला जाता था। तो उस टाइम में 16 महाजनपद था और इन्हीं महाजनपद में से एक था मगध, जिन्होंने बाद में अपना साम्राज्य बनाया। तो मगध का उद्भव कैसे हुआ, महाजनपद कैसे बने, कौन कौन से महाजनपद है उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है 600 BC के बाद एक नया परिवर्तन आपको भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। यहाँ पे अनेक शक्तिशाली राज्यों का उदय होगा, जिसको हम महाजनपद बोलते हैं। यहाँ पे ये उदय हुआ क्यों, तो आपको याद है लोहे की खोज, जंगलों की कटाई, कृषि का विकास, टैक्स कलेक्शन, जनसंख्या का बढ़ना, ये सब इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। अधिशेष उत्पादन, अनाज जो है, कृषि का विस्तार हुआ, सरप्लस हुआ, नियमित कर व्यवस्था, अब टैक्स जो है रेगुलेशन के साथ और इन्फोर्समेंट के साथ लिया जाने लगा। राज्य और संस्था को मजबूत बनाने में इन लोगों ने अधिशेष उत्पादन और नियमित कर व्यवस्था ने राज्य को मजबूत बनाया। टैक्स आया राजा के पास, उन्होंने एक सेना रखनी चालू कर दी। टैक्स आया, अधिशेष उत्पादन आया, इससे सैलरी उन्होंने बांटना स्टार्ट किया। सैनिक आया, हथियार, लोहे की खोज हो गई, हथियार नए नए बनने लगे, इससे राज्य धीरे धीरे मजबूत होने लगा। लोहे तकनीक में आधारित उस श्रेणी के हथियारों से जनपद एवं साम्राज्य बनने की में काफी योगदान मिला, जो हम आगे देख लेंगे। अच्छा, 16 महाजनपद का जो जिक्र है हमें अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है, जो बौद्ध ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। तो देख लेते हैं ये महाजनपद, देख लीजिए ये जो महाजनपद है यही है। आपको इधर गंधार दिख रहा होगा, कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, वत्स, चेदी, अस्मक, अवंती, मत्स्य, सुरसेन, जिसमें अस्मक जो था सबसे दक्षिण में था। ध्यान रखिएगा, इधर दो मगध इंपॉर्टेंट है, इधर अवंती इंपॉर्टेंट है। अवंती इधर इन सबको जीतेगा, मगध इन सबको जीतेगा, बाद में मगध अवंती को जीत लेगा। इस तरह से इस पूरे साम्राज्य में मगध का हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि ईरानी साम्राज्य इधर इस पे कब्जा कर लेता है। फिर ईरानी साम्राज्य खत्म होने के बाद यूनानी आक्रमण होता है और यूनानी आक्रमण यहाँ तक फैल जाता है। बाद में सिकंदर मर जाता है और फिर इसका साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग से दिखेगा। सबसे पहले हम महाजनपद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए महाजनपद पहला है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी हाटक। अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटली। सबसे दक्षिण भारत का महाजनपद है, ये भी ध्यान रखिएगा। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती, बहुत इंपॉर्टेंट है अवंती भी, ये भी ध्यान रखिएगा। सुरसेन की मथुरा थी राजधानी। चेदी की राजधानी थी मती। मल की राजधानी थी कुशीनारा या पावा। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी कामपल्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। वज्जी की राजधानी थी विदय और मिथिला। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। और मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, जिसको हम राजगिरी भी कहते हैं। बाद में इसका भी परिवर्तन होगा, पाटलिपुत्र आएगा, तो ये भी हम देख लेंगे। तो बात करें धीरे धीरे, अब देखिएगा कि अवंती ने इन सबको जीता, मगध ने इन सबको जीता। अब बाद में मगध अवंती को भी हरा देगा, तो इस पूरे पे मगध साम्राज्य बन जाएगा। और मगध साम्राज्य का अंतिम शासक घनानंद को हटा के मौर्य साम्राज्य इस जगह पे बैठ जाएगा। तो ये कैसे होगा वो आगे देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध के उद्भव और विस्तार में कई कारण है। सबसे पहले इसका मजबूत आर्थिक आधार बहुत मजबूत था। भौगोलिक सुरक्षा, जो प्राकृतिक भौगोलिक सुरक्षा थी, नदियों से जो मिल रहा था, पहाड़ों से जो मिल रहा था, इनके साम्राज्य में जो प्राकृतिक संसाधन थे इनसे, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके महत्वाकांक्षी शासक। तो सबसे पहले देखते हैं मजबूत आर्थिक आधार। ये जो क्षेत्र था मगध, वो केंद्रीय क्षेत्र मध्य गंगा घाटी में आता था। देखिए गंगा नदी घाटी को ना 3 तरह से बांटा गया है, उच्च गंगा नदी, मध्य गंगा नदी और लोअर। तो ये जो था ना मध्य गंगा घाटी में पाया जाता था। ये आपका पटना के आसपास का इलाका था। ये जो क्षेत्र था नदी के आसपास का क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था। लोहे की खोज से जंगल को साफ किया गया, उपजाऊ क्षेत्र था ही।
क्योंकि आप जानते हैं नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। कृषि का प्रसार हुआ, कृषि में वृद्धि हुई, सरप्लस अनाज आया, इससे उद्योग, व्यापार और नगरीय संरचना का धीरे धीरे विकास होने लगा। भौगोलिक सुरक्षा की बात करें तो इसकी जो पहली राजधानी थी गिरिब्रज, जिसको राजगिरी भी कहते हैं, ये 5 पहाड़ी से घिरी थी। तो 5 पहाड़ी से घिरी थी तो यहाँ पे आक्रमण बहुत कम होता था। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट की, उद्ययन के काल में पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे गंगा, गंडक, सोन और घाघरा के मध्य ये नदी थी। तो इससे 2 चीज हुआ, सुरक्षा भी हो गया, दूसरा बात व्यापार को भी नदियों के द्वारा प्रोत्साहन मिला। तीसरी बात करें प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे 2 तरह के प्राकृतिक संसाधन थे। एक तो लोहे और तांबे के व्यापक खनिज भंडार है। आज भी आप देखिएगा कि झारखंड वाला एरिया खनिज पदार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा वाला इलाका उस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। तो लोहे और तांबे से उस समय बेहतर हथियार का निर्माण हुआ। और दूसरी ओर घने जंगली क्षेत्र थे जहाँ पे लकड़ी भी उन्हें मिला और हाथी की उपलब्धता भी मिली, और हाथी की उपलब्धता के कारण उन्होंने अपने पास गज सेना भी रखा। तो ये सब इंपॉर्टेंट तो ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इनके महत्वाकांक्षी शासक। तो इनके महत्वाकांक्षी शासक के बारे में देख लेते हैं। 3 वंश के बारे में पढ़ना है, एक हड़ियक वंश, शिशुनाग वंश और अंतिम वंश नंद वंश के बारे में पढ़ना है इस पूरे महाजनपद में। तो देखिए कहानी ऐसे शुरू होती है कि बिंबिसार जो है हड़ियक वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिन्हें श्रेणी या बिंबिसार भी कहा जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिंबिसार है जो 541 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। यह बुद्ध का समकालीन था तथा महावंश के अनुसार यह 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा। हड़ियक वंश मगध साम्राज्य का राजा बिंबिसार ने अपना जो साम्राज्य फैलाया वो युद्ध न करके विवाह संबंध से उन्होंने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाना स्टार्ट किया। इसने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया और दहेज में उसने काशी प्रांत मिला। कौशल आपने देखा था, उसकी बहन प्रसेनजीत से विवाह किया, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन से उन्होंने शादी किया और दहेज में उसको काशी मिला और मगध काशी तक फैल गया। इसने लिच्छवी सरदार चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और मध्य देश की राजा की पुत्री इसकी दूसरी रानी थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा और जिससे उसको प्रद्योत की मैत्री प्राप्त हो गई और प्रद्योत अवंती के साथ उसका झगड़ा रुक गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंग ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो बिंबिसार के आक्रमण का शिकार हुआ। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त का वध करके अंग को अपने राज में मिला लिया। तो देखा आपने कैसे कैसे मगध था, मगध इसने काशी प्राप्त किया, मध्य देश को मिलाया और अवंती के साथ दोस्ती स्थापित की और दूसरा अंग को भी अपने अंग में मिला लिया। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार हुआ। फिर आगे देखिएगा हड़ियक वंश का अगला जो है अजातशत्रु। अच्छा ये ध्यान रखिए बिंबिसार में समय मगध की राजधानी गिरिब्रज थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुश्रुति के अनुसार बिंबिसार के उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दी गई। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने बाप की हत्या की बाद में अपने बेटे द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और बाद में गद्दी पे बैठा। अब देखिए अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठा, बिंबिसार के बाद गद्दी पे बैठा, इसका एक अन्य नाम कुनिक भी था। ध्यान रखिएगा बिंबिसार की मृत्यु के शोक में उसकी रानी जो कौशल राज की प्रसेनजीत की बहन थी के मर जाने पर नाराज होकर प्रसेनजीत ने काशी प्रांत पुनः वापस ले लिया। याद आया आपको बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था, लेकिन अजातशत्रु ने इसको मार दिया तो कौशल ने ये फिर से वापस कर लिया। इस पे अजातशत्रु ने इसके लिए युद्ध छेड़ दिया। काशी के पर्स पे अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध छिड़ गया। कौशल की इसमें हार हुई, लेकिन दोनों में बाद में संधि हो गई। काशी पे पुनः फिर से मगध का कब्जा हो गया, इसलिए कौशल की राजकुमारी से अजातशत्रु ने शादी कर ली और काशी जो है फिर इसके पास आ गया। अजातशत्रु को वज्जीसंघ के साथ भी युद्ध हुआ और वज्जीसंघ को अपने आप में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने एक ब्राह्मण मंत्री वत्साकार को वज्जीसंघ में फूट डालने के लिए भेजा। वत्साकार इसमें सफल हुआ और अजातशत्रु ने वज्जीसंघ को पराजित कर दिया। अजातशत्रु के समय राजगिरी में लगभग 483 ईसा पूर्व में बौद्ध की प्रथम बौद्ध संगति हुई। देखिए ये बौद्ध संगति उस टाइम में हुई जब बौद्ध गौतम बुद्ध जो मर गए, इसके बाद बौद्ध संगति हुई। टोटल 4 बौद्ध संगति है जो बौद्ध धर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से धीरे धीरे वज्जीसंघ अब इसमें मिल गया। पहले अंग मिल चुका है, काशी भी उसके पास है, मध्य प्रदेश भी इसके बाद है, तो मगध का जो है धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अब देखते हैं उदयन, हड़ियक वंश का ही था उदयन। अजातशत्रु के पश्चात उदयन सिंहासन पर बैठा। इस समय गंगा और सोन के संगम में पाटलिपुत्र की स्थापना हुई और यहाँ पे जो है गिरिब्रज से वो अपनी राजधानी शिफ्ट किया पाटलिपुत्र। उद्यन के पश्चात अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक सिंहासन पर बैठे। इसके बाद लास्ट को मार दिया जाता है और शिशुनाग
जो हर्यक वंश का एक मंत्री है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, अपने शासक वंश की स्थापना करता है शिशुनाग। हर्यक वंश के अंतिम नरेश नाग दशक का मंत्री था वो। नाग दशक को नागरिकों द्वारा हटा दिया गया और बाद में इसके हटाने के बाद मगध का राजा शिशुनाग को बनाया गया। शिशुनाग ने अवंती को परास्त कर दिया और अवंती मगध साम्राज्य का एक अंग बन गया। आपको याद होगा अवंती दोस्त था, बाद में अवंती ने भी इधर अपने आसपास के अस्मक उस्मक को जीत लिया। देखिए सिंपल सा, मगध धीरे धीरे विस्तार कर रहा था, धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। इधर अवंती भी धीरे धीरे विस्तार करके ये हो गया। बाद में शिशुनाग ने अवंती को हटा दिया और पूरे क्षेत्र पे मगध साम्राज्य बन गया। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने वत्स तथा कौशल राज्यों को भी परास्त किया। अब आते हैं शिशुनाग वंश का जो था, शिशुनाग के बाद ये काल अशोक है। यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्षों के बाद काल अशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। पहले आपको क्या अजातशत्रु ने और द्वितीय क्या काल अशोक ने, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप देखिएगा अशोक के समय में होगा, फोर्थ किसके समय में होगा, कनिष्क के समय में होगा। इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का साम्राज्य आता है। काल अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों को हटाकर शासन सत्ता नंद वंश के पास आ गई। यह वंश निम्न कुल का था। नंदिक वंश की स्थापना महानंदिन ने की, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है। इसे कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। एक बड़ा राज स्थापित करने इसने एक छत्र और एक नाट्य पद का धारण किया। महापद्म नंद ने घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने एक बार चाणक्य की बड़े सभा में इंसल्ट कर दिया और चाणक्य ने शिखा खोल के कहा कि मैं जब तक शिखा को नहीं बांधूंगा जब तक इस वंश का नाश नहीं कर देता। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य को साथ लेके वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता और इस तरह से मगध साम्राज्य बाद में हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। इसके काल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया, परंतु मगध की सीमा इस आक्रमण से अछूती रही। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राज सिंहासन हस्तांतरण कर लिया। तो देख लेंगे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, साम्राज्य के 16 महाजनपद था। चलते थोड़ा सा पीछे, इसको अभी ही समझ जाइए क्योंकि आगे देखिए, इसको अभी समझ जाइए। 16 महाजनपद, मगध ने अंग, वज्जी, मल, काशी, कौशल इन सबको जीता, एक साम्राज्य बना लिया। ठीक है, इधर अवंती ने चेदी, अश्मक, वत्स, सुरसेन इन सबको जीता और एक हुआ। बाद में शिशुनाग ने अवंती को भी हरा दिया, पूरा मगध साम्राज्य बन गया। ठीक है, मगध साम्राज्य बना, इसमें बहुत सारा हर्यक वंश का भी था, शिशुनाग वंश का भी था और घनानंद का भी कुछ था कि उन्होंने कलिंग उलिंग को भी अपने हिस्से में मिला लिया। इधर आप देखिए, इधर तो जो भी 13-14 महाजनपद था उसका काम हो गया, गंधार उंधार बच गया। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे या अगला टॉपिक जो है ये आक्रमण है। प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण होगा ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण से कंबोज और गंधार जो है ईरान में मिल जाएगा। ठीक है, फिर ईरानी आक्रमण जो हकमनी साम्राज्य होगा वो धीरे धीरे कमजोर होगा। फिर ईरान से भी पीछे यूनानी आक्रमण आएगा और ईरान को जीतता हुआ ईरान के सारे राज्य पे ये अधिकार कर लेगा। फिर यहाँ पे पोरस और सिकंदर की सेना के बीच में युद्ध होगा और फिर सिकंदर की सेना इधर आने से मना कर देगी। अब ये एरिया किस में चला गया, सिकंदर के पास चला गया। फिर ये इधर जो है सिकंदर लौट जाएगा, लौटने के बाद ये मारा जाएगा और इसका साम्राज्य 2-3 हिस्सों में बट जाएगा। फिलिप के अंदर में चला जाएगा, फिर आपको पोरस के अंतर्गत चला जाएगा, अंभी के अंतर्गत चला जाएगा। फिर यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य उस एरिया को जीतेगा और फिर घनानंद को हरा के इस पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लेगा। दूसरी बात, यहाँ का जो राजदूत होता है सेल्यूकस निकेटर राजा, उसको भी ये हराएगा और ये पूरा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, फिर ये इसको हरा रहा है, फिर ये हकमनी के पास, फिर यूनानी के पास, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे इस पे इसका अधिकार हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का। तो आगे हम देखेंगे यूनानी आक्रमण किस तरह से हुआ, ईरानी आक्रमण कैसे हुआ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।